Welcome, dear students of geography, and especially from now onwards, I will focus on the conceptual part of human geography. The first and foremost thing is relationship. सबसे पहले हम संबंधों की बात करेंगे और मानव भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों के बारे में उजागर करता है. Man-nature relationship is the philosophy behind geography. And in human geography, which is anthropogenic in nature, specially focuses on this relationship. मानव भूगोल मानव केंद्रित अध्ययन है. मानव केंद्रित अध्ययन के साथ साथ ये जो पर्यावरण के साथ संबंध है, उसमें बहुत सारे विचार हमारे सामने आते हैं और मानव भूगोल में मुख्य रूप से दो पारंपरिक विचार जो सामने हैं, वो दोनों विचार हैं निश्चयवादिता का विचार और दूसरा है संभववादिता का विचार. निश्चयवादिता शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है कि हर चीज सुनिश्चित है, कुछ भी होगा वो निश्चित अवधि में, निश्चित समय में, और सारी जो रिजल्ट्स हैं वो सब ऑलमोस्ट प्री डिटरमाइंड बाय नेचर. तो आज हम ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म या निश्चयवादिता के बारे में आपको बताएंगे. बड़े ही संक्षेप में हमने आपको इस विचारधारा के बारे में बताने का प्रयास किया. जैसा कि आप मेरे इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं, what happens is out of man's control. A series of precondition dictates the outcome. इसका मतलब साफ साफ है, जो भी कुछ होता है वो मनुष्य के नियंत्रण के बाहर है और जो आउटकम होता है वो भी पहले से ही प्री कंडीशनड है. इस विचारधारे का दूसरा नाम ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म भी है और ये सबसे प्राचीन, सबसे पहला मानव भूगोल के पढ़ने का, अध्ययन का यह एक पर्सपेक्टिव है. It was developed by Greek philosophers during 7th and 6th century BC. ग्रीक कालीन जो विचारक हैं, उन्होंने निश्चयवादिता के बारे में या निश्चयवादिता की सोच को लेते हुए भौगोलिक अध्ययन किया. इनमें से कुछ प्रमुख आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्लाटो और एरिस्टोटल, दैट इज अरस्तु, वे मानते थे कि जलवायु ने या अनुकूल जलवायु के कारण ग्रीक साम्राज्य का विकास हुआ. उनके हिसाब से जलवायु किसी क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका अदा करती है. दूसरी तरफ स्ट्रैबो also wrote about climate affecting the development of human beings. स्ट्रैबो ने भी जलवायु को अहम बताया और एक निर्णायक कारक के रूप में बताया जिससे मानव का विकास संभव हुआ. The concept continued till 19th century. 19वीं सदी तक यह विचारधारा चलती रही. Karl Ritter, German geographer, adopted an anti-human approach. Ritter laid the philosophical base of determinism in geography. Ratzel developed the concept and further it was extended by Huntington. तो इस प्रकार से आप देखिए कि कार्ल रिटर जो जर्मन ज्योग्राफर थे, उन्होंने एंटी ह्यूमन अप्रोच के बारे में बताया. रिटर ने निश्चयवादिता की जो फिलॉसफी है उसका आधार रखा भूगोल में. रैट्जल ने इस संकल्पना का विकास किया और हंटिंगटन ने इसका प्रचार और प्रसार किया. मोटे तौर पे देखिए, यह विचारधारा जो है वो मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों को की विवेचना करता है, वर्णन करता है, समझाने का प्रयास करता है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में रिएक्शंस होते हैं, इंटरैक्शंस होते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं और तरह तरह के और भी बहुत सारे चीजें होती हैं
और जिससे मनुष्य पर्यावरण के संबंध के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है भौगोलिक अध्ययन के लिए, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आइए डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एवरीथिंग दैट हैपन्स मस्ट हैपन as it does and could not have happened any other way or relating to this belief. डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ये मानता है कि जो कुछ हो रहा है वो होना ही है और and could not have happened any other way, और किसी अन्य तरीके से नहीं हो सकता था, जैसा होना है वैसा ही होगा। It is the view that free will is an illusion and that our behavior is governed by internal and external forces over which we have no control. हमारी सोच, हम अपने मर्जी के मालिक हैं, ये जो भ्रम है ये बिल्कुल ही भ्रम है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के अनुसार। हमारा जो स्वभाव है वो आंतरिक और बाहरी बलों से नियंत्रित है, इसलिए हमारा अपने आप में कोई भी कंट्रोल नहीं है। It is believed that ecological, climatic and geographical factors alone are responsible for human cultures and individual decisions. इस प्रकार से देखिए तो पारिस्थितिकीय, जलवायु और भौगोलिक कारक मनुष्य के संस्कृति और व्यक्तिगत निर्णय को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, civilizations developed over time in different ways in response to environmental factors such as temperature, soil fertility, physical barriers to travel, etc. बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जो यह सबूत के तौर पे होते हैं कि मनुष्य की जो संस्कृति है उसका विकास जो है वह हमारे प्रकृति या जलवायु पर ही आधारित रही है। It explains how local, regional and global environmental factors shape and determines a particular society's culture, economic, political development and evolution. डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच जो है वो ये समझाने को प्रयास करता है कि किस प्रकार से स्थानीय, प्रादेशिक और ध्रुवीय पर्यावरणीय कारक जो है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास पर प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार से एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म स्टडीज पहला है, हाउ सोसाइटी डेवलप्स डिपेंड्स ऑन नेचर। समाज किस प्रकार से विकास करता है ये प्रकृति पर ही निर्भर है। इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट ऑन सोशल डेवलपमेंट, और दूसरा है कि पर्यावरण का प्रभाव सामाजिक विकास पर क्या क्या है उसके बारे में बताता है। अब हम आते हैं कोर थीम्स ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। 3 कोर थीम्स हैं इस अप्रोच में या इस विचार में। पहला है एनवायरमेंट कंट्रोल्स ह्यूमन एक्शंस एंड एक्टिविटीज। पर्यावरण जो है मनुष्य के एक्शंस और क्रियाकलापों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। दूसरा कोर थीम है ह्यूमंस आर बैडली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य जो है बुरी तरीके से निर्भरशील है। और तीसरा है ह्यूमन एटीट्यूड, डिसीजन मेकिंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। और तीसरा है कि मनुष्य की प्रवृत्ति, निर्णय लेने की क्षमता, सब चीजें जो है पर्यावरण से प्रभावित है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, उसकी चलिए अब हम आप विवेचना करते हैं। पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट इज सुप्रीम। दूसरा है इट कंट्रोल्स एवरी स्फीयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तीसरा, ह्यूमन सेटलमेंट टाइप्स, पैटर्न्स, कल्चर, डेवलपमेंट, फूड हैबिट्स एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड बाय नेचर। चौथा, मैन एक्ट एज अ पैसिव एजेंट एंड एनवायरनमेंट एक्ट्स एज एन एक्टिव एजेंट। पांचवा, एनवायरनमेंट कंट्रोल्स ह्यूमन एक्शंस। छठा, ह्यूमन एक्शंस आर नॉट सुप्रीम। सातवां, एनवायरनमेंट डिसाइड्स व्हाट पीपल शुड डू। आठवां, इट रेफर्स टू बिहेवियर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। नाइन्थ है इट इज द ऑपोजिट टू फ्री विल। और 10वां है डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फोर्सेस। तो इस प्रकार से देखिए, हर जगह आपको
जो हम बता रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, नेचुरल एनवायरनमेंट को सुप्रीम माना गया है, नेचुरल एनवायरनमेंट को एक्टिव एजेंट माना गया है, नेचुरल एनवायरनमेंट को मनुष्य के एक्शंस को कंट्रोल करने वाला कारक माना गया है। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो मनुष्य के स्वभाव को प्रभावित करता है, और इस प्रकार से भौतिक कारक, जितने भी भौतिक भौतिक कारक हैं, वो सारे जो है मनुष्य के हाव भाव, मनुष्य के सेटलमेंट, मनुष्य के एक्टिविटीज को प्रभावित करती है। और इसी प्रकार से आप देखते हैं कि हमारा संस्कृति का विकास होता है, हमारे सभ्यता का विकास होता है, और हम पूरी तरीके से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भरशील हैं। अब हम कुछ डेफिनेशंस या परिभाषाओं पे आते हैं। All events include human actions are ultimately determined by causes regarding as external to the will. जितने भी events होते हैं, जो human actions हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो बाहरी कारकों पर आधारित है। दूसरा परिभाषा अगर हम देने का प्रयास करें तो इस प्रकार से हो सकता ही है कि there are laws of nature which govern everything. प्रकृति में कुछ नियम है जो संपूर्ण क्रियाकलापों को गवर्न करता है। दैट हैपेंड एंड ऑल आवर एक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ दीज साइंटिफिक लॉज एंड एवरी चॉइस वी मेक आर डिटरमाइंड बाय द सिचुएशन इमीडिएटली बिफोर इट। तो जितने भी हमारे एक्शंस हैं वो सारे साइंटिफिक लॉज से गवर्नड है। एवरी चॉइस वी मेक, जो भी हम चॉइस लेते हैं, करते हैं, ये सारी चीजें हमारी परिस्थिति जो है वही डिसाइड करती है। तीसरी परिभाषा अगर हम देने का प्रयास करें तो इस प्रकार से हो सकता है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज अ प्रायर कॉज इंक्लूडिंग ऑल ह्यूमन एक्शंस एंड चॉइसेस। यूनिवर्स में सारी चीजें जो होने वाली हैं, उसमें ह्यूमन एक्शंस भी हैं, ह्यूमन चॉइसेस भी हैं, ये पहले से ही डिसाइडेड है और उसी प्रकार से ही होता आ रहा है, होता रहेगा। अगली परिभाषा का अगर हम प्रयास करें तो इट कंसिडर्स दैट ज्योग्राफिकल कंडीशंस आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन द ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर। भौगोलिक जो कंडीशंस है वो एक नियंत्रण का कार्य करती है मानव समाज और संस्कृति के विकास के संदर्भ में। इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द फिजिकल एनवायरनमेंट प्रीडिस्पोजेस सोसाइटीज एंड स्टेट्स टुवर्ड्स पर्टिकुलर डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरीज। अब ये जो जोग्राफिकल थॉट इन सपोर्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म है, जोग्राफिकल थॉट ऑफ डिटर्मिनिज्म, इसका आधार कहाँ से मिला, कैसे आया, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है डार्विन्स थ्योरी जो थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन इट उन्होंने बताया कि नेचर चूजेस द फिटेस्ट ऑर्गन। तो इसमें भी आप देखिए कि एनवायरमेंटलिज्म के प्रभाव को हम समझ सकते हैं और इनके इस थ्योरी में झलकता भी है। आइडिया ऑफ एरिस्टोटल पे देखें तो एरिस्टोटल ने जलवायु को अहम कारक के रूप में बताया, और उन्होंने बताया कि पीपल फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक जोन्स आर ब्रेव एंड पावरफुल बट वीक माइंडेड। और दूसरी तरफ बताया पीपल फ्रॉम हॉट क्लाइमेट जोन्स आर फिजिकली वीक एंड टिमिड बट शार्प इन इंटेलिजेंस। रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो, उन्होंने पॉइंटेड आउट दैट slopes, relief, climate, etc. acted on the part of nature, though to shape human actions. जितने भी भौतिक कारक हैं, और वो सारे भौतिक कारक मनुष्य के एक्शंस को प्रभावित करते हैं, शेप देते हैं। अरब भूगोलवेत्ता अल मुसीदी ने कहा कि गे एंड ह्यूमरस पीपल आर फाउंड इन सीरियाज वाटर रिच एरिया। सीरिया के जो जल वाले क्षेत्र हैं उसमें खुश मिजाज लोग पाए जाते हैं, जबकि आप सूखे क्षेत्रों में जो है पीपल आर इरिटेबल इन ड्राई एरिया। सूखे क्षेत्रों के लोग जो है वो खुश मिजाज नहीं होते, हमेशा लड़ते रहते हैं। तो these are all support to the concept of determinism. कार्ल रिटर ने भी बताया कि narrow eyelids of Turkish people were the effect of desert on humans.
और हम्बोल्ट ने बताया द मोड ऑफ लाइफ ऑफ माउंटेनस पीपल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन एरियाज। पहाड़ी क्षेत्र के लोग और मैदानी क्षेत्र के लोगों के रहन सहन में अंतर है। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनिज्म के प्रकार पर, दैट इज टाइप्स ऑफ डिटर्मिनिज्म। एक तो है कैजुअल डिटर्मिनिज्म, दूसरा है कोरिलेटिव डिटर्मिनिज्म, तीसरा है सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म और चौथा है आपका हार्ड डिटर्मिनिज्म। कैजुअल डिटर्मिनिज्म जो है उसका आप देखिए कि पास्ट इवेंट्स एंड द लॉज ऑफ नेचर यूनिकली कॉज फ्यूचर इवेंट्स। हमारे जो पास्ट इवेंट्स हैं और प्रकृति के जो नियम हैं, ये दोनों मिलके हमारे फ्यूचर में जो हम करने वाले हैं हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं। दूसरे शब्दों में, दैट इज इन अदर वर्ड्स, कैजुअल डिटर्मिनिस्टिक पोजिट्स अ रिलेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक कॉजेशन बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। कैजुअल डिटर्मिनिस्टिक जो डिटर्मिनिज्म जो है वो हमारे पास्ट से फ्यूचर के इवेंट्स को गाइड करने वाला डिटर्मिनिज्म बताता है। दूसरा है कोरिलेटिव डिटर्मिनिज्म। It claims that past events and the laws of nature fixed but do not cause future events. कोरिलेटिव डिटर्मिनिज्म बताता है जो पास्ट के जो इवेंट्स हैं, लॉज ऑफ नेचर्स हैं, ये फिक्स्ड है, ये बदल नहीं सकते, बट डू नॉट कॉज फ्यूचर इवेंट्स, पर ये हमारे फ्यूचर इवेंट्स के कारण नहीं बन सकते। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, कोरिलेटिव डिटर्मिनिज्म पोजिट्स अ रिलेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक कोरिलेशन बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स। बल्कि कोरिलेटिव डिटर्मिनिज्म प्रयास करता है कि हमारे पास्ट और फ्यूचर के जो इवेंट्स होने वाले इनके बीच में एक सहसंबंधता की बात करता है, ये एक रिलेशनशिप की बात करता है। तीसरा आता है सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म। इट डज नॉट रूल आउट फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट स्टेट्स दैट वी आर डिटरमाइंड एंड आर नॉनदलेस स्टिल फ्री। ये तो सही है कि हम लोग गाइडेड हैं, नियम से गाइडेड हैं, पर फिर भी हम फ्री हैं, हम एकदम से बंधे नहीं हैं। तो इनको हम बोलते हैं सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म। अब हार्ड डिटर्मिनिज्म में क्या होता है? इट स्टेट्स दैट डिटर्मिनिज्म इज इनकम्पैटिबल विद फ्रीडम। डिटर्मिनिज्म जो है वो डिटर्मिन सब चीज जो है वो सुनिश्चित है, यहाँ फ्रीडम की बात आ ही नहीं सकती। दे बिलीव दैट मैन ओबेज नेचुरल लॉ। वो मानते हैं कि मनुष्य जो है प्रकृति के नियम को मानता है, मानना पड़ेगा। मैन हैज नो मीनिंगफुल कंट्रोल, और इस प्रकार से मनुष्य का कोई भी अर्थपूर्ण नियंत्रण नहीं है। क्रिटिसिज्म के तौर पर हम ये भी देखते हैं कि इट डज नॉट अलाउ दैट लिविंग बीइंग्स कैन मेक चॉइसेस एंड डिसीजंस व्हिच इज सेल्फ डिटर्मिनिज्म। क्रिटिसिक्स जो क्रिटिसिज्म हुई है, लोग कहते हैं कि लिविंग बीइंग्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स है, वो चॉइस इस अप्रोच में चॉइस लेने का कोई भी गुंजाइश नहीं है, डिसीजंस लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ये सही नहीं है। Widely criticized as a tool to legitimize colonialism, racialism, and imperialism in Africa, America, and Asia. मुख्य रूप से इसकी आलोचना, कटु आलोचना की गई, क्योंकि ये विचारधारा जो है उपनिवेशवादता को बढ़ाता है, जातिवादता को बढ़ाता है और इंपीरियलिज्म को बढ़ाता है, जो कि हम देखे हैं, देखते आ रहे हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस बताते हैं अफ्रीका में, अमेरिका में और एशिया में। तीसरा जो क्रिटिसिज्म है, इट एनेबल जोग्राफर्स टू साइंटिफिकली जस्टिफाई द सुप्रीमेसी ऑफ वाइट यूरोपियन रेसेस एंड नेचुरलनेस ऑफ इंपीरियलिज्म। इस विचारधारा से यह बिल्कुल मानने को हम बाध्य हैं कि यूरोपियन रेसेस जो हैं अन्य रेसों से, अन्य जातियों से सुप्रीम है, और नेचुरलनेस ऑफ इंपीरियलिज्म को ये सपोर्ट करता है, जबकि ये नहीं है, ये गलत है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री विल और एबिलिटी टू चॉइस। हमारी सोच का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, हम कोई भी चॉइस नहीं कर सकते हैं, यह गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुख्य रूप से देखिए तो इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर नंबर वन सिंपलिस्टिक अप्रोच, बहुत सरल अप्रोच के तरीके से इसको रखा गया है। दूसरा है एथनोसेंट्रिक रीजंस, और तीसरा है वेरिएबिलिटी इन एडॉप्शन। तो इन बातों की वजह से इसको क्रिटिसाइज
किया गया है। 10, इट इज अ फिलोसॉफिकल व्यू। फिर भी यह एक फिलोसॉफिकल सोच है, चिंतन है, वेयर ऑल इवेंट्स आर डिटरमाइंड कंप्लीटली, जिसमें सारी घटनाएं, इवेंट्स जो है शुरू से ही सुनिश्चित है कंप्लीटली बाय प्रीवियसली एग्जिस्टिंग कॉजेस। दूसरा है, इन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच मैन इज रिगार्डेड एज अ पैसिव एलिमेंट। दिस इज नॉट ट्रू। डिटर्मिनिस्टिक उपागम में मनुष्य को एक निष्क्रिय एलिमेंट के तौर पर माना गया है, जो कि सही नहीं है। मैन बाय हिज एफर्ट्स कैन क्रिएट हिज ओन एनवायरनमेंट। मनुष्य अपने प्रयास से अपने आसपास नया पर्यावरण तैयार कर सकता है। The same environment has a different meaning for different people based on family background, cultural knowledge, etc. और वही पर्यावरण का अर्थ विभिन्न वर्गों के लोगों में अलग-अलग है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि मनुष्य पर्यावरण के संबंध में रिएक्शन, इंटरैक्शन, एडजस्टमेंट्स, मॉडिफिकेशन सब चीज है। और इसको रिलेशनशिप में तनाव भी है, मिठास भी है। और रिलेशनशिप में हमें ये जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स हैं, नेचुरल लॉज हैं, इसको हमें फॉलो करना, फिर भी कभी कभी फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी और नीड और ग्रीड, हमारी जो नीड है उसको और ग्रीड के बीच में हम अंतर समझ नहीं पाते हैं, संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। और इस से जो हमारे सामने जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, हैजर्ड्स होते हैं, पोल्यूशंस होते हैं, ये संबंध खराब होने से होते हैं। अगर हमें संबंध, मनुष्य और पर्यावरण के संबंध को बनाए रखना है, तो उपागम कुछ भी हो, विचार कुछ भी हो, इसको हमें दोनों को ही, दोनों की वर्चस्व को मानना पड़ेगा, और तभी हम सस्टेनेबिलिटी की ओर जा सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैंने आपको डिटर्मिनिज्म की संकल्पना, कॉन्सेप्ट, जो मानव भूगोल के एक अहम पार्ट है, उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और बड़े सरल तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है, और आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ थैंक यू। बंद कर दो, अब हम खाना लगाने जा